जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पुलवामा अटैक से देश पूरी तरह से हिल गया। लेकिन इस हमले के बाद देशवासियों की आंखों में आंसू से ज्यादा आक्रोश देखा गया। हर शख्स ने मोदी सरकार से बदले की मांग की। सेना ने शहीदों की चिता ठंडे होने से पहले बदले की पहली कार्रवाई की और 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। लेकिन ध्यान रहे, ये महज ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अभी एनकाउंटर चल रहा है। आपकी जानें हमारे लिए बहुत कीमती है। आप चले जाइए वापस। पांच दिन में हमारे 45 जवान शहीद हो चुके हैं। आतंक के खिलाफ एक साथ इतनी बड़ी आहुति दुनिया के किसी भी देश में नहीं थी। लेकिन इस आहुति के साथ ही आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान के स्थायी अंत की शुरुआत हो गई है, जिसका ट्रेलर आज पुलवामा में सेना ने दिखाया। आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अभी एनकाउंटर चल रहा है। आपकी जानें हमारे लिए बहुत कीमती है। आप चले जाइए वापस। पुलवामा में जिस जगह पर सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत हुई थी, उसी पुलवामा में आतंक पर बड़ा प्रहार किया गया। वही वो घर है जहां पर जो आतंकी हैं और वो छुपे हुए हैं और सेना ने इस पूरे घर को विस्फोट से उड़ा दिया है। आतंकी जिस घर में छिपे हुए थे, उसे कुछ इस अंदाज में उड़ा दिया गया। हालांकि आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने की ये तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन अंजाम आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलवामा का पहला बदला, मसूद तेरा नंबर अगला। अब बातों का समय निकल चुका है। अब सारी दुनिया को आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध एकजुट होकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आज बदले का ट्रेलर, कल पूरी पिक्चर। हमारे सेना और सुरक्षा के जवानों का मनोबल इस समय ऊंचा है। वह आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत का विश्व विजयी अभियान। चुन चुन कर इनको मौत के घाट उतारेंगे, कोई बच नहीं पाएगा। अगले 48 घंटे में सेना लेगी बदला। हिंदुस्तान में है दम, आतंक को कुचलेंगे हम। आज द जोश, आज द जोश, आज द जोश, आज द जोश। हम क्यों कह रहे हैं कि सेना अगले 48 घंटे में बदला ले लेगी, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने संसद पर हमला किया था और 20 दिसंबर को भारत ने ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया था। यानी कि 8 दिन बाद हमला शुरू हुआ। उसके बाद आप याद कीजिए, 4 जून 2015 को मणिपुर में सेना के जवानों पर हुए हमले में 18 जवान देश के लिए कुर्बान हो गए थे और 10 जून को ही भारत ने म्यांमार बॉर्डर क्रॉस करके आतंकियों को मार गिराया। एक बार फिर 7 दिन में बदला पूरा हुआ। फिर याद कीजिए, उरी आतंकी हमला 18 सितंबर को हुआ था और 28-29 की रात को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया था। यानी कि हमले के बाद 11वें दिन बदला पूरा हुआ और पुलवामा हमला 14 फरवरी को हुआ और 20 फरवरी को एक हफ्ता पूरा होगा। तो क्या 20 फरवरी तक सेना इस हमले का बदला लेगी? यानी कि सवाल यह कि क्या 7वें दिन यह बदला पूरा होगा?
पहले आप ये देखिए कि सोमवार को आतंक के खिलाफ प्रहार शुरू कैसे हुआ। रविवार रात 12:50 पर सुरक्षा बलों को पहला इनपुट मिला। पुलवामा के पिंगलीना में 2 से 3 आतंकियों के होने की खबर मिली। रात 1 बजे पुलवामा के पिंगलीना में घेराबंदी शुरू हुई। 55 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और पुलिस ने एक बिल्डिंग को घेर लिया। सुबह करीब 6 बजे आतंकियों ने फायरिंग शुरू की। फायरिंग में सेना के एक मेजर और 3 जवान शहीद हो गए। सुबह 11 बजे के करीब आतंकियों की ओर से फायरिंग बंद हुई। सुबह 11:30 बजे के करीब सेना ने बम से इमारत को उड़ाया। इस एनकाउंटर के दौरान आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हमले में 4 शौर्य आत्माओं ने सर्वोच्च बलिदान दिया। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल, हवलदार शिवराम, सिपाही अजय कुमार और सिपाही हरि सिंह ने देश पर प्राण न्यौछावर कर दिए। पाकिस्तान की कभी न सुधरने वाली फितरत को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आज स्पष्ट और सीधी भाषा में कह दिया कि बातचीत का नहीं, कार्रवाई का वक्त है। अब बातों का समय निकल चुका है। अब सारी दुनिया को आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध एकजुट होकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। पुलवामा एनकाउंटर में जिन जवानों ने बलिदान दिया वो 55 राष्ट्रीय राइफल्स के थे। ये तस्वीरें मेरठ में शौर्य आत्मा अजय के घर की हैं। अजय ने रात को ही पत्नी से फोन पर बात की थी और सुबह फिर फोन करने का वादा किया था, लेकिन वो कॉल अब कभी नहीं आएगा। घर के लाडले के जाने की खबर सुनकर परिवार में मातम। आतंकियों के साथ एनकाउंटर में देश के लिए बलिदान देने वाले श्योराम राजस्थान के खेतड़ी के टीबा गांव के रहने वाले थे। खबर सुनकर पूरे गांव में मातम है। देश हर उस शौर्य आत्मा के परिवार को भरोसा दिला रहा है कि उनके बेटे का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। कश्मीर में सेना के सामने आतंकियों के अलावा एक और मुश्किल है, पत्थरबाज। लेकिन सेना ने इस बार तय किया है कि जो भी बीच में आएगा वो मारा जाएगा। बस एक बार समझाया जाएगा और फिर सीधे ठोक दिया जाएगा। आप मेहरबानी करके वापस चले जाइए और इनकाउंटर साइट पे आने से गुरेज करिए। अगर पत्थर से वो हमारे जवान को मार सकते हैं तो क्या पत्थरबाज इस तरह के खुद आतंकवाद नहीं बन रहे? आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अभी एनकाउंटर चल रहा है, वहां खतरा लाहक है। आप मेहरबानी करके वापस चले जाइए और इनकाउंटर साइट पे आने से गुरेज करिए। पत्थरबाजों से अब इस भाषा में बात करने की कतई जरूरत नहीं है जनाब। इन पत्थरबाजों से गुजारिश करने की क्या जरूरत जो पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड गाजी और दूसरे आतंकियों के लिए ढाल बन जाएं। आतंकियों के हमदर्द इन पत्थरबाजों को भटके हुए युवा कहकर पुलवामा के शहीद जवानों का अपमान न करें। 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में जिन 40 जवानों की शहादत हुई थी, उसका बदला लेने के लिए जब सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ऑपरेशन चला रही थी तो ये पत्थरबाज आड़े आ गए। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड गाजी अपने साथियों के साथ पुलवामा के पास पिंगलीना के एक मकान में छिपा था। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम घेरेबंदी कर रही थी। तभी पत्थरबाजों ने जवानों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पत्थरबाज आतंकियों के लिए शील्ड की तरह पेश आने लगे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसर ने माइक लेकर इन्हें समझाना शुरू किया। माता पिता की दुहाई देकर पत्थरबाजों को एनकाउंटर साइट से हट जाने और घर चले जाने की गुहार लगाई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं दिखे। आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अभी एनकाउंटर चल रहा है, वहां खतरा लाहक है। आप मेहरबानी करके वापस चले जाइए और इनकाउंटर साइट पे आने से गुरेज करिए। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत आतंकियों की खुलकर मदद कर रहे हैं और सेना के ऑपरेशन में मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर पत्थर से वो हमारे जवान को मार सकते हैं तो क्या पत्थरबाज इस तरह के खुद आतंकवाद नहीं बन रहे?
कश्मीर घाटी में जब भी आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल कार्रवाई करने पहुंचती है तो ये पत्थरबाज वहां पहुंच जाते हैं और जवानों का रास्ता रोक देते हैं। ऐसे में आतंकियों को मौके से निकल भागने का मौका मिल जाता है। रक्षा विशेषज्ञ तो अब पत्थरबाजों के खिलाफ कानून लाने की वकालत करते दिख रहे हैं। हमें बहुत सख्ती से निपटना पड़ेगा और पत्थरबाजों के खिलाफ कानून लाने की जरूरत है। आतंकवादियों के मददगार बनते फिर रहे इन पत्थरबाजों पर कार्रवाई की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि इससे सुरक्षा बलों को जान माल का भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। आज ही जब गाजी एंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी तो राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर और 3 जवान शहीद हो गए थे। रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर पत्थरबाजों पर कार्रवाई नहीं हुई तो शहादतें होती रहेंगी, आतंकी मौज करते रहेंगे। निशानदेही करके इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, ये कार्रवाई जो है हमारे जवान जो है वो शहीद होते रहेंगे। भले ही पत्थरबाजों ने पुलवामा में सुरक्षा बलों की राह में रोड़ा बनने की कोशिश की, लेकिन जवान अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड गाजी और जैश कमांडर कामरान जिस मकान में छिपा हुआ था उसे सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया। गाजी और कामरान के ढेर होते ही पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत का बदला सुरक्षा बलों ने तो ले लिया, लेकिन पत्थरबाजों ने जिस तरह से बाधा बनने की कोशिश की है उसका भी इलाज ढूंढना ही पड़ेगा और जल्द ढूंढना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यहां रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी एक खास पेशकश जारी रहेगी। कश्मीर घाटी में आतंकी इतनी बड़ी साजिश रचते रहे, लेकिन इसकी भनक न सुरक्षा एजेंसियों को लगी न ही इंटेलिजेंस को लग पाए। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह YSMS। क्या है ये YSMS, इस रिपोर्ट में जानिए। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत का बदला तो सेना ने ले लिया, लेकिन आतंकियों ने जिस सूचना तकनीक के जरिए इतने बड़े हमले को अंजाम दिया उसका तोड़ निकालना अभी बाकी है। ये सही है कि हथियारों और विस्फोटकों के जरिए जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया था, लेकिन आतंकियों की इस कायराना करतूत में नए जमाने की तकनीक ने भी अहम रोल निभाया था। कश्मीर घाटी में आतंकी इतनी बड़ी साजिश रचते रहे, लेकिन इसकी भनक न सुरक्षा एजेंसियों को और न ही इंटेलिजेंस को लग पाई। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वो खास सॉफ्टवेयर मैसेज सिस्टम है जिसे YSMS कहा जाता है। सुरक्षा बलों और सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमले को अंजाम देने के लिए आतंकियों और उसके आकाओं ने इसी सॉफ्टवेयर सर्विस YSMS का इस्तेमाल किया था। बताया जा रहा है कि पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर आत्मघाती हमला करने वाले आतंकी आदिल अहमद डार से जैश ए मोहम्मद के हैंडलर्स YSMS के जरिए ही संपर्क में थे। YSMS दरअसल एक अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉडल है जिसमें एक रेडियो सेट को मोबाइल फोन से जोड़ा जाता है। खास बात यह है कि इस रेडियो सेट में वाईफाई होता है और बिना सिम कार्ड वाले मोबाइल फोन से भी ये रेडियो सेट कनेक्ट हो जाता है और फिर आसानी से मैसेज को भेजा जा सकता है। इसे ही आतंकियों ने आपस में संपर्क करने का जरिया बनाया। चूंकि इस मोबाइल में सिम कार्ड नहीं होता, इसलिए इस मोबाइल की ना तो लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है और ना ही मैसेज और फोन कॉल्स ही इंटरसेप्ट हो सकते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से YSMS ऐप आतंकियों के लिए आपस में संपर्क करने का एक सुरक्षित जरिया बन गया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आतंकियों ने YSMS का अपडेटेड वर्जन तक तैयार कर लिया। YSMS एप्लीकेशन डार्क वेब पर 2012 से ही उपलब्ध है, लेकिन पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों ने इसका एक नया वर्जन निकाला है जो एक फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करती है। इस फ्रीक्वेंसी को दिसंबर से लेकर अभी तक कोई भी निगरानी सिस्टम पकड़ नहीं पाया है।
YSMS के जरिए आतंकी आपस में भी इसलिए बेखौफ संपर्क कर पाते हैं क्योंकि जो भी मैसेज भेजे जाते थे वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते थे। एनक्रिप्टेड मैसेज का मतलब यह होता है कि जिन्हें मैसेज भेजा है और जिसने मैसेज रिसीव किया है उसके अलावा कोई भी उस मैसेज के कैरेक्टर को पढ़ नहीं सकता। इसे ऐसे समझिए कि अगर ए ने बी को हाउ आर यू का मैसेज भेजा तो बी के मोबाइल पर तो हाउ आर यू का मैसेज दिखेगा, लेकिन अगर किसी तीसरे ने इन दोनों के मोबाइल पर सेंधमारी की कोशिश की तो उसे हाउ आर यू का मैसेज सही से नहीं दिखेगा, यानी वो पढ़ नहीं पाएगा कि ए ने बी को क्या मैसेज भेजा था। YSMS की इस मेरिट ने आतंकियों को बड़ा मौका दे दिया और सुरक्षा एजेंसियां गच्चा खा गई। आमतौर पे आर्मी की सिग्नल यूनिट आतंकियों की बातचीत को ट्रेस करने के लिए टेक्निकल इंटरसेप्ट जैसे वायरलेस और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती है, लेकिन जब से आतंकियों ने नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया है तब से सुरक्षा एजेंसियों को इन तक पहुंचने के लिए खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी एजेंसियां मिलकर आतंकियों की हर तोड़ को ढूंढने में लगी हुई है। माना जा रहा है कि इंडियन आर्मी को YSMS के बारे में सबसे पहले तब पता चला था जब 2015 में एक पाकिस्तानी आतंकी सज्जाद अहमद को पकड़ा गया था, लेकिन तब से अब तक YSMS के कोड का सही तोड़ ढूंढा नहीं जा सका है, जो चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सेना तो हर मोर्चे पर पाकिस्तान के दांत खट्टे कर देगी, लेकिन भारत सरकार से देश एक और मांग कर रहा है, सिंधु जल संधि तोड़ने की। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे यह कदम पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ देगा। भारत सरकार ने उसका जवाब करारा दिया नहीं तो हम युवा पीढ़ी हाथ में हथियार लेके उनको जैसा करारा जवाब देंगे। पुलवामा में CRPF काफिले पर हमले के बाद देशवासियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कोई युद्ध छेड़ने को कह रहा है तो कोई एक और बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा का बदला लेने के लिए सेना को खुली छूट दे दी है। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया गया है। पाकिस्तान से आने वाले हर सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 200% कर दी गई है। पाकिस्तान परस्त हुर्रियत के 5 अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा छीन ली गई है, लेकिन भारत के हाथ में पाकिस्तान की ऐसी कमजोर नब्ज है जिसे दबाने से ना तो युद्ध की जरूरत पड़ेगी और ना ही सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान की ये कमजोर नब्ज है सिंधु नदी। अगर भारत पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल संधि को तोड़ दे तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। पाकिस्तान एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। सिंधु जल संधि भारत का ऐसा मास्टर स्ट्रोक होगा जिससे उसे कोई सीधा खतरा नहीं है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि सिंधु जल संधि तोड़ना भारत के पास एक बहुत असरदार विकल्प है। पाकिस्तान को उसकी जरूरतों का ज्यादातर पानी भारत से निकलने वाली सिंधु नदी से ही मिलता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि जब अमेरिका संधियां तोड़ सकता है तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद अपने खास दोस्तों जापान और कनाडा समेत कई देशों से संधि तोड़ी है। एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत को भी अब ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पाकिस्तान के साथ अब कुछ कड़े कदम उठाने ही होंगे। ये पानी से जुड़ा मसला है, लोगों की जिंदगी से जुड़ा मसला है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान का गैर जिम्मेदार रवैया है, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला रवैया है, उसे माना जा रहा है कि अगर भारत इस तरह का कड़ा कदम उठाता है और सिंधु जल समझौते के तहत जो पाकिस्तान को पानी दिया जा रहा है उसको रोकता है तो पाकिस्तान के होश ठिकाने लग सकते हैं। पाकिस्तान में आतंकी मसूद अजहर से लेकर हाफिज सईद तक खुलेआम घूम रहे हैं। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। मसूद अजहर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का संस्थापक है। भारत पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की मांग करता रहा है, लेकिन भारत की इस कोशिश में चीन रोड़ा अटकाए हुए है। भारत ने 2 बार मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कराने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों बार चीन ने सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का इस्तेमाल कर मसूद अजहर को बचा लिया। पुलवामा अटैक के बाद भी चीन मसूद अजहर के समर्थन में खड़ा हो गया है।
एक्सपर्ट मानते हैं कि मौजूदा हालात में अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ता है तो चीन संयुक्त राष्ट्र में पूरी तरह से पाकिस्तान का साथ देगा। ऐसे में भारत के लिए दूसरा विकल्प चुनना ज्यादा आसान है। पुलवामा अटैक के बाद भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक सुर में बोल रहे हैं। ऐसे में सिंधु का पानी रोककर भारत पाकिस्तान को घुटने पर ला सकता है। पूरी हमले के बाद भी सिंधु जल संधि को खत्म करने की मांग उठी थी। सिंधु नदी से मिलने वाले पानी के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। 1 अप्रैल 1948 को भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया था, जिससे पाकिस्तान के 17 लाख एकड़ इलाके में हाहाकार मच गया था। बाद में हुए एक समझौते के बाद भारत पाकिस्तान को पानी देने को राजी हो गया था। विश्व बैंक की मध्यस्थता में 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौता हुआ था। इसे ही सिंधु जल संधि कहते हैं। हालांकि संधि पर दस्तखत से पहले ही 1 अप्रैल 1960 से इसे लागू कर दिया गया था। इस संधि पर जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने दस्तखत किए थे। संधि के तहत भारत 6 नदियों का पानी पाकिस्तान को देता है। इसमें जम्मू कश्मीर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, जबकि पंजाब की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलुज शामिल हैं। संधि के तहत 6 नदियों का 80.5% पानी पाकिस्तान को मिलता है, जबकि भारत को सिर्फ 19.5% पानी ही मिलता है। जाहिर है समझौते से सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को ही है। ऐसे में अगर भारत संधि तोड़ता है या उसकी समीक्षा करता है तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान सूखे की चपेट में आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना है।